हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल माधव कृष्णा क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की साइंस की सबसे पहली वीडियो, जो कि 2024-2025 की हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोगों ने पहला जो लेक्चर है हमारा ये है हिंदी मीडियम के अंदर। जो कि बच्चे हमारे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग नोट्स हैं, तो किसी भी बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोगों को जो डिटेल मुझे देनी थी वो मैं दे चुका हूं, और आपको पिछली वीडियो में भी बता सका था, जब मैंने सिलेबस की वीडियो यहाँ पर डाली थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों की वीडियो इस चैनल के ऊपर इस बार अलग अलग मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन हिंदी वालों को बहुत दिक्कत होने लगती है, या हिंदी वाले जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़े और उन्हें दिक्कत आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों तरह की वीडियो डालेंगे, दोनों तरह के लेक्चर आएंगे, आप लोग बड़े आराम से देखना। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। जो तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपनी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। साथ के साथ हम उसके पढ़ेंगे कि उसके गुण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, साथ में रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं। तो ये सब आप अपनी ये फर्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद की जितना भी पार्ट है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो टाइम को बिना वेस्ट करे हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर सीधे। तो लेट्स गो अपना। सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें नए गुणधर्मों के साथ में हमारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि हमारे पास में क्या है, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, जैसे हमारा दूध है, मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे दूध है, तो दूध के पास में हमारा क्या रहता है कि वो हमें जब पीते हैं तो उस समय पर ये थोड़ा सा मीठा सा हमें लगता है। जिस टाइम पे हम दूध को लेते हैं तो वो हमें थोड़ा सा मीठा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, दूध को हल्का सा बॉईल करके और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं। यानी कि हमारे पास में मान के चलिए, हमने क्या करा, दूध का एक गिलास लिया या कोई पात्र लिया दूध का, ठीक है ना, और उसके अंदर हमने क्या करा, थोड़ा सा कर्ड डाल दिया। देखिए, कर्ड डालने के बाद में हमने देखा हुआ है कि वो पूरा का पूरा दूध जो है हमारा कर्ड में ही कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमारे पूरे का पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब दही में बदलता है तो दही के समय पर वो कैसा लगता है, हमें खाने में थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, हमें खट्टा लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो क्या हुआ हमारे पास में, कि हमारे दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया हुई, ये हमारी क्या हो गई, एक नए गुणधर्म के साथ में हमें जो है हमारी वस्तु प्राप्त हुई। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। मैं एक बार डेफिनेशन आपको पढ़ भी देता हूँ। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया कि दूध से बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे पास में कार्बन है, ऑक्सीजन है। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो देखिए, कार्बन क्या है, एक सॉलिड होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन हमारी क्या है, एयर है, या कह सकते हैं हम गैस है हमारी, ठीक है ना। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन अकेला होता है उस समय पर सॉलिड कंडीशन में है, ऑक्सीजन क्या है, वो एकदम प्योर कंडीशन में, अपनी शुद्ध कंडीशन में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने देखा है कि जब निकलता है आग में से या कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं तो उस समय पर कैसा करता है, काला सा धुआं प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, काला धुआं निकालता है। तो देखिए, काला धुआं बिल्कुल अलग हो गया, यानी कि कार्बन के केस में और ऑक्सीजन के केस में वो उससे बिल्कुल अलग हो गया, यानी कि उसने नई चीज़ का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। क्लियर है आप सभी को। अब क्या होता है हमारे पास में कि ये बनाए कैसे जाते हैं। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए हमारे पास में दो चीज़ें होती है, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। यानी कि अभिकारक क्या होते हैं, जो भी अभिकारक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभिकारक क्या है हमारे पास में, जो भी वस्तुएं रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेती हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। आप पदार्थ कह दो या जो भी वस्तुएं कह दो, चीज़ें कह दो, आप जो मर्जी कह दीजिए, ठीक है ना। तो जो भी वस्तुएं हमारी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगी या हिस्सा लेंगी वह सभी चीज़ अभिकारक कहलाती हैं। जैसे अभिकारक में अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ तो देखिए, मैग्नीशियम एक अभिकारक है, ऑक्सीजन एक अभिकारक है, कार्बन अभिकारक हो गया आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, मैग्नीशियम तो हम देख चुके हैं एग्जाम्पल में, ठीक है ना, सोडियम, क्लोरीन। तो ये सब क्या है, हमारे अभिकारक हैं। ये सब क्या करेंगे, हमारी अभिक्रिया में भाग लेंगे। अब जब भाग लेने के बाद में, उसके बाद में क्या होता है हमारे पास में, कि भाग लेने के बाद में ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कह देते हैं। यानी कि अब इनके बाद में, इनका भाग लेने के बाद, ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम क्लोराइड, ये जितने भी मैंने एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब एलिमेंट जब आपस में कुछ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद में जो चीज़ हमें मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। अब उत्पाद में जैसे आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम का क्लोराइड बनाया, ठीक है, हाइड्रोजन से सल्फेट बनाया, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फेट एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या कहला रही हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें हमारी कहला रही है उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद का बनना, ठीक है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है ना। इसमें देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे हमने क्या करा, मैग्नीशियम लिया अपना और मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया अपनी ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे अभिकारक। ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम हमें ऑक्साइड मिला है, ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे उत्पाद कहलाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट में हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग मिल रहे हैं, तो इसे अभिकारक कहेंगे। ये जब पार्टिसिपेट करेंगे किसके साथ में, जब ये पार्टिसिपेट करेंगे आपस में, तो हमें बना के देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो बन के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ गया। एक और एग्जांपल ले देता हूँ मैं आपके लिए। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो कार्बन हमारे पास में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल क्या है हमारे पास में, अभिकारक है। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर अभिकारक है। अब इसको हमने रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद में हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कुछ उदाहरण और भी ले लेते हैं हम। उदाहरण हमारे पास क्या क्या है, जैसे भोजन का पाचन। हमारे पेट के अंदर जब हम लोग भोजन को करते हैं, तो भोजन करने के बाद हमारा जो खाना है पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना। बहुत सारी प्रोसेस लगती है डाइजेशन के दौरान, बहुत बड़ी प्रोसेस चलती है। उसको हम पढ़ाएंगे जब अपना छठा चैप्टर लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और क्या, हमारी श्वसन, ये भी वहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगना, ये भी हमारी क्या है, एक रिएक्शन है। कौन सी, लोहे पर जंग लगना हमारी क्या है, एक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, जो मैंने आपको बता दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन। और दही का बनना, जो मैंने अभी आपको सबसे पहला एग्जांपल अपना बताया था, ठीक है ना। ये हमारे पास में कुछ हमने उदाहरण लिए हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना। उसकी क्या हो जाती है, उसकी जो स्टेट होती है, स्टेट बदल जाती है। स्टेट का मतलब क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास में आइस है, तो आइस को अगर हम थोड़ी देर के लिए बाहर रख देंगे, यानी कि थोड़ी देर के लिए हमने क्या करा, अपने रूम टेम्परेचर पे इसको रख दिया। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर होता है। किसी क्लास में, किसी किसी किताब में ये 22 और 20 भी लिखा रहता है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 से 25 के बीच में जिस किताब में भी लिखा हुआ है, ये सब रूम टेम्परेचर ही माना जाता है, ठीक है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपने क्या करा, बर्फ़ को बाहर निकाल के और रख दिया। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये बर्फ़ हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने बर्फ़ को निकाला है और इसको रख किस में दिया है, 25 डिग्री टेम्परेचर में अपने बस कमरे में आपने रख दिया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो बर्फ़ जल में बदल जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, रंग में परिवर्तन। रंग में हमें परिवर्तन देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। रंग में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए मैं इसका एक बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय आपको बताता हूँ। आप क्या करिए, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। एक आलू लीजिए, ठीक है। जब आप एक आलू को लेंगे, तो आप जब मटेरियल लेकर आते हैं मार्केट से लाने के समय पर वो कैसा होता है, बिल्कुल कच्चा होता है। और उस समय पर जो उसका रंग होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है ना। जब आप उसको पील करेंगे, यानी कि उसका छिलका उतारेंगे, तो वो आपको कैसे दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा। अब आपने इसको क्या करा, इसको कर दिया आपने हीट, यानी कि आपने इसको ले जाकर रख दिया अपने उबालने के लिए, अपने किचन में ले जाकर कुकर में या किसी चीज़ में उबालने के लिए रख दिया। अब जब ये उबलेगा, तो उबलने के बाद में जब आप आलू को देखेंगे, तो वो आपको हल्का सा पीला दिखाई देगा, हल्का पीला हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से सफ़ेद से वो कैसा हो गया, हल्का हल्का पीला सा हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा डार्क पीला हो जाता है, हल्का हल्का पीला हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से कलर में परिवर्तन हो रहा है। दूसरी चीज़, अवस्था में परिवर्तन। इस समय पर इसकी अवस्था कहती है, इस समय जब हम लेके आते हैं मार्केट से, उस समय ये बिल्कुल हार्ड सा होता है, यानी कि आप अपनी मुट्ठी से इस आलू को फोड़ नहीं सकते। इसका क्या है, इसकी अवस्था कैसी हो गई है, सॉलिड है उस समय पर। लेकिन जैसे ही ये क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है, तो उस समय पर ये कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही नरम हो जाता है। और उसको आराम से आप अपनी, हाथ तो छोड़ो, आप अपनी उंगलियों से उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा, तापमान में परिवर्तन। जब आपने आलू को लिया होगा, उस समय पर ये कैसा रहा होगा, एकदम
जो है ठंडा ठंडा सा रहा होगा, लेकिन पकने के बाद में ये कैसा हो गया, गर्म हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है, गैस में उत्सर्जन। जब आप आलू को फोड़ेंगे तो उस दौरान उसमें से क्या होगा, गैस में से जो है उसके अंदर से जो वाटर वेपर जाकर जो वाटर वेपराइज होके उसके अंदर फीड हो गया, वो क्या होगा, उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें एक ही चीज़ में देखने के लिए मिल जाती है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम अलग अलग एग्जाम्पल अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग चीज़ें बताते चलेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। क्लियर है, आप सभी को समझ आ रहा है ये बात? चलिए, तो बोर्ड पे ध्यान रखिएगा कि बोर्ड चूकना नहीं चाहिए, और एक भी बात सुनने से मिस मत हो जाना, आराम से सुनते जाइए। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करा जाता है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए हम पहले लेते हैं शब्द समीकरण की बात कर लेते हैं हम। तो शब्द समीकरण, शब्द समीकरण का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी केमिकल को या किसी एलिमेंट को शब्दों के रूप में लिखते हैं तो उसको शब्द समीकरण कहा जाता है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट को या किसी भी केमिकल को हम शब्द के रूप में लिखते हैं उसे शब्द समीकरण कहता है। जैसे हमारे पास में है यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या क्या हमारे पास में, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, मैंने अभी आपको बताया, इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कह देते हैं हम इसको, अभिकारक कह देते हैं। अब ये जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से, जिंक को हम लिखते हैं Zn, ठीक है, जिंक को क्या लिखा जाता है, Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखा जाता है H2SO4। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्ट कराया जाता है, यानी उनकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। साथ में हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, इसमें से क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो लेफ्ट में हमारे पास में लिखा हुआ है सब समीकरण में, इसको हम लोग कह रहे हैं अभिकारक, और जो हमारे पास राइट में लिखा हुआ है इसको हम कह रहे हैं उत्पाद। ठीक है, यानी कि अब इस पूरी समीकरण से हमें फाइनली क्या रिजल्ट मिला, जिंक ने रिएक्ट कराया किसके साथ, H2SO4 के साथ में, और बनाया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन। क्लियर है? तो याद रखिएगा इस चीज को कि लेफ्ट में लिखी हुई चीज, यानी कि एरो के लेफ्ट साइड के पार्ट को हम लोग अभिकारक कहते हैं और उसके राइट साइड के पार्ट को हम लोग उत्पाद कहते हैं। आई होप तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण लिखने का ना कुछ तरीका होता है। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण को आप ऐसे नहीं कि कुछ भी तरीके से आप लिख देंगे, कुछ तरीका होता है। क्या होता है, आप एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक के सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है, देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक पेज ले लेते हैं हम, यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं अपने इसमें, एक सेकेंड रुकिए आप। ठीक है, देखिए भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है, मैं इसके पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। भौतिक अवस्था, तो देखिए हमारे पास में जो भौतिक अवस्था देखने को मिलती है, एक मिलती है हमारे पास में ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस। ठीक है ना, हमारे पास में क्या क्या मिल रहा है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड यानी एल, और एक गैस, गैस को हम जी से डिनोट। और एक अवस्था और होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जलीय कहते हैं। आप कहोगे लिक्विड कह तो दिया आपने, लिक्विड को नहीं, जलीय अवस्था यानी कि एक्वस। इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं हम एक्वस। एक्वस को एक यू से डिनोट कर देता है। जलीय अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर किसी सॉलिड प्लस लिक्विड के कॉम्बिनेशन पाया जाएगा, यानी कि ना तो वो पूरी तरीके से कह सकते हो आप कंसंट्रेट होगा, इसको दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, ना तो एक कंसंट्रेशन प्लस लिक्विड आप कह सकते हो, कि मतलब लिक्विड आपका यहाँ पे मिला हुआ देखने को आपको मिल जाएगा। जब भी किसी चीज़ में कुछ पानी की मात्रा मिला दी जाती है तो वो कंडीशन हमारी एक्वस कंडीशन कहलाती है। जैसे आपकी क्या होती है, जो आप जलेबी लेने जाते हो, जलेबी की जो चाशनी होती है वो हमारी एक्वस कंडीशन में होती है। ठीक है, तो भौतिक की हमारे पास में हमें पता है भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये भौतिक अवस्था हमें देखने के लिए मिलती है। तो जब भी हम कुछ चीज़ लिखेंगे तो वो इन सॉलिड, लिक्विड, गैस की रिप्रेजेंटेशन के साथ में ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हमें ये रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखते तो फिर उसके बाद पता नहीं लगता ना वो चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है ना, जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। सॉलिड के केस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे कार्बन है हमारा, तो कार्बन हम लोग जानते हैं सॉलिड है, तो कार्बन के पीछे हम लिखेंगे सॉलिड। लिक्विड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जैसे मैंने लिखा H2O, तो आप लिखोगे यहाँ पे L के, H2O हमारा लिक्विड होता है। या हम गैस की जब यहाँ पे बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन अगर लिखते हैं तो हम उसके पीछे लिखेंगे गैस के, हाइड्रोजन हमारी क्या होती है, गैस होती है। एक्वस की हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास में नमक होता है सोडियम क्लोराइड,
ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड हमारे पास में क्या है, नमक है, इसका क्या लिखा जाता है, इसको एक्वस लिखा जाता है इसके पीछे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाते हैं जो हमारी इन अवस्थाओं को बताते हैं। क्लियर है आप लोगों को? चलिए तो वापस बात कर लेते हैं अपनी। तो क्या बताया हमने कि जितनी भी हम लोग तत्व को यहाँ पे लिखेंगे वो अभिकारक के रूप में यहाँ पर लिखे जाएंगे, यानी कि उनके उत्पाद जो है उनकी अवस्था के साथ हमें लिखे जाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। देखिए कैसे, इस पे बात कर लेते हैं। अब जैसे मान के चलिए मैंने कोई इक्वेशन लिखी यहाँ पे, मान लो मेरे को मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। अब अगर मुझे इसको जलाने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो मैं हीट को यानी कि हमारे जो ताप होगा, ताप को मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा। अगर मैं ये नहीं लिखना चाहता तो मैं इसका सिंबल होता है, ताप का जो हमारा सिंबल होता है वो होता है ये डेल्टा, यानी पहाड़ जैसा ये निशान, या आप कह सकते हो त्रिभुज जैसा निशान होता है। तो जब इसको क्या करा जाएगा, एरो के ऊपर लिखा जाएगा और उसके बाद अपनी यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन को मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं इस इक्वेशन को पूरी भौतिक अवस्था के साथ लिख के दिखा देता हूँ कि मैग्नीशियम जो होता है हमारा वो कैसी कंडीशन में मिलता है, हमें यहाँ पर सॉलिड कंडीशन में मिलता है, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास में वो कैसी कंडीशन में मिलता है, हमें यहाँ पे हमें पता है कि गैसेस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर हमारे पास में क्या आ गया कि हमें टेम्परेचर यानी कि इसको आग लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, और हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ से, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा जो कि सॉलिड होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पूरी रिएक्शन को लिखते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर भौतिक अवस्थाएं भी बताने की ये कौन सी भौतिक अवस्था में पाया जा रहा है, साथ में हमें ये भी बताने कि वो उसका किस तरीके का उत्प्रेरक यानी कि उसको प्रेशर की वजह से चेंज करा जा रहा है या उसको हीट की वजह से चेंज कराता है। तो जिस तरीके से हम उसको बदलेंगे उस चीज़ के सिंबल को हम लोग एरो के ऊपर यहाँ पर निरूपित कर देंगे। आई होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे एक उदाहरण हमने ले रखा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है हमारे पास में संतुलित तो हम जब करेंगे ना, जब पहले हमें ये तो समझ में आए कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो चलिए फिर से अपने चलते हैं पेज के ऊपर, वहीं पे बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक रासायनिक समीकरण हमारा होता क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब तक हमें रासायनिक समीकरण नहीं समझ में आएगा तब तक हमें पूरी कहानी नहीं समझ में आएगी। तो रासायनिक समीकरण क्या है, इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी भी केमिकल को या किसी भी एलिमेंट को उसके सिंबल के रूप में निरूपित करते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। तो वह समीकरण जिसमें तत्व तथा यौगिक को उनके सिंबल के साथ उनके सिंबल से निरूपित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास में है, मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम को मैंने लिखा प्लस यहाँ पे लिखा अपना ऑक्सीजन, और इससे हम क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है ना। क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब देखो जब इसको हमने लिखा, इसको कहते हैं शाब्दिक, यानी कि शब्द में लिखी हुई शाब्दिक अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पे, शाब्दिक अभिक्रिया, यानी कि शब्दों में लिखी गई है। अब इसको हमें क्या लिखना है, सिंबल की फॉर्म में लिखना है। अब हमें क्या लिखना है, इसको इसके सिंबल की फॉर्म में लिखना है। तो सिंबल में लिखने के लिए हमारे पास क्या है, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को Mg के साथ डिनोट करा जाता है, ऑक्सीजन जो होता है उसको O2 के साथ डिनोट करा जाता है। तो इससे हमें बन के क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा हमारे पास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमेशा याद रखिएगा पहला लेटर आपको मैग्नीशियम का जो है वो M कैपिटल रखना है, G फिर ऑक्सीजन बड़ा रखना है, ठीक है ना। लिखने का भी देखिए एक अपना तरीका होता है। अगर आप इस तरीके को ध्यान नहीं रखेंगे
तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा कि लिखना किस तरीके से है। ठीक है, रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी वो दो प्रकार है? फर्स्ट पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहली होती है हमारे पास में संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण होती कौन सी है? देखिए, जैसा हम लोगों को पता है, संतुलन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बराबर हो जाना। संतुलन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? किसी चीज का बराबर हो जाना। जैसे हम कहीं दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं, अब दुकान में सामान लेते हैं तो जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, एक तरफ एक रख देता है अपना फिक्स्ड वेट, जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, जो भी सा वेट रखना है वो एक तरफ फिक्स रख देगा। और दूसरी तरफ क्या करेगा, वो तत्व लेके आएगा या वो पदार्थ लेके आएगा जो उसको वहां पर क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है ना, उसको लाके उसे दूसरी साइड पर रख देगा उसके। ठीक है ना, तो हमेशा देखना कि जितने भी तराजू बने हुए होते हैं, उसका जो वेट रखने वाला यानी कि फिक्स वेट रखने वाला जो साइड होती है, वो जनरली केस में किस तरफ होगी आपको देखने के लिए मिलेगी कि उस रेडी वाले भैया के राइट साइड में, और हमारे तरफ से देखेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में हमें देखने के लिए ये मिलेगी। ज़्यादातर केस में आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है ना, तो अब उन्होंने रखा, अब वो क्वांटिटी को जब तक डालते रहेंगे, जब तक डालते रहेंगे, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरीके से कि वह अभिक्रिया, मैं पूरी डेफिनेशन के साथ लिख रहा हूँ, आप इसको लिखते रहिएगा ना, वरना चूक हो जाएगी, क्या पता ये फिर मिट जाए, फिर आपको मिले ना। रिवाइंड करके देख लीजिएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिकारक के अणु उत्पाद के अणुओं के बराबर होते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु उत्पाद के अणुओं के बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलेंगे, बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे सारी बातों को कि किस तरीके से हम लोग रिएक्शन को कर रहे हैं। मान ली मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, हमने एक मटेरियल का ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है ना, इसको आपने क्या करा, इसको आपने रिएक्ट कराया हाइड्रोजन गैस के साथ में। इसको आपने क्या करा, हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराया, तो इसने क्या बनाया यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मेरे पास जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मुझे कैसे मिल रहा है, एक मिल रहा है, यानी कि कैल्शियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास में क्या है, दो मिल रहे हैं। ठीक है ना, कैल्शियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, दो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने का तरीका क्या रहेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो है हमारे पास में, ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन भी दो है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो मेरे पास में ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास कैल्शियम बैलेंस नहीं होगा। तो यानी कि रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि दोनों चीज हमारी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या करा, हमने सोडियम को, हमने क्या लिया अपना, सोडियम को रिएक्ट कराया किसके साथ में, क्लोरीन गैस के साथ में। सोडियम को रिएक्ट कराया किसके साथ में, क्लोरीन गैस के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया। तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सोडियम है हमारे पास में और क्लोरीन है, ठीक है ना, इसको रिएक्ट करा के सोडियम क्लोराइड तो हमें मिल गया। ठीक है ना, मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ आपके लिए, ये क्या हमारा सोडियम, और उसको रिएक्ट किससे कराया हमने, क्लोरीन गैस के साथ में। ये क्या हमारी क्लोरीन गैस, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये देखिए संतुलित नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास में कितने हैं, क्लोरीन हमारे पास में मिल रहे हैं हमें 2, और सोडियम मिल रहा है 1। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें सोडियम मिल रहा है 1 और क्लोरीन भी मिल रहा है 1, तो यहाँ पे तो 1 + 2 3 आ रहा है, और यहाँ पे 1 + 1 2 आ रहा है। तो इसको करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने का तरीका क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर 2 लगा देंगे, सोडियम 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब देखिए 2 सोडियम है 2 क्लोराइड है हमारे पास में, हमारी इक्वेशन बैलेंस है। तो ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस हो, यहाँ कार्बन को जैसे हमने रिएक्ट कराया, कार्बन को हमने किससे रिएक्ट करा दिया, मान लो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया,
ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहती है हमारी संतुलित अभिक्रिया है। हाइड्रोजन को हमने रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन को हमने क्या रिएक्ट कराया, अपनी गैस के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिलेगा, H2O मिल जाएगा। ठीक है ना। अब H2O यहाँ पर हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है ना। जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन देखिए हमारे पास कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 मिल रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अभी मैं हिट एंड ट्रायल मेथड आपको बताऊंगा, उसके दौरान आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो उससे आपको बैलेंस करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आपको संतुलित अभिक्रिया समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम असंतुलित अभिक्रिया पे। असंतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है हमारे पास में, असंतुलित अभिक्रिया। चलो बेटा पेज ऐड हुआ हमारा, कहाँ चला गया, रुकिए बेटा एक पेज और ऐड कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी असंतुलित अभिक्रिया किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा असंतुलित अभिक्रिया। इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है, दूसरे शब्दों में कंकाली अभिक्रिया। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कहते हैं, कंकाली अभिक्रिया। तो अब ये कंकाली अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु उत्पाद के अणु के, उत्पाद के अणुओं के, अणुओं के बराबर नहीं होते हैं। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया, असंतुलित अभिक्रिया हमारी कौन सी हो जाएगी, वह अभिक्रिया जिसमें जो हमारे उत्पाद होगा उसके अणुओं की संख्या अब जो अभिकारक है उसके अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। एक एग्जांपल से बात करते हैं जब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने मैग्नीशियम को ही ले लिया और उसको एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो आपको क्या मिला था यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, दोनों का टोटल सम करूंगा तो 3, यानी कि यहाँ पर टोटल 3 अणु हैं। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम देखिए कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी 1, टोटल करा तो कितने, 2 अणु। मतलब यहाँ पर ये क्या हो रही है, अनबैलेंस हो गई है, एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अभी मैंने हाइड्रोजन का आपको दिया था कि हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, H2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से जब रिएक्ट कराया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे H2O मिलेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इस साइड में तो मिल रहा है हमें 2 + 2 यानी कि 4 मॉलिक्यूल। ठीक है ना। और इस तरफ हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, हाइड्रोजन हमारे पास में 2 है और ऑक्सीजन 1 है, टोटल मिलाकर 3। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी है, अनबैलेंस अभिक्रिया है। ठीक है ना, ये हमारे कैसी मिल गई, अनबैलेंस, या हम कह सकते हैं इसको दूसरी हिंदी में असंतुलित अभिक्रिया। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो कैसी होती है, हमारी असंतुलित होती है। हम लोगों को उन्हें क्या करना होता है, बैलेंस करके दिखाना होता है। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम आगे बात कर लेते हैं इसमें अपनी। नेक्स्ट हमारे पास में अभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं आज अब आपको इसके बारे में बताते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या हो रहता है। आपको दोनों प्रकार की अभिक्रिया समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि चरणबद्ध संतुलित करना। यानी कि आपको क्या करना है, सीधे अभिक्रिया को बैलेंस करना है। जैसे हमारे पास में क्या है कि एक अभिक्रिया हमें लिख के देती, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये अभिक्रिया दे रखी है, फेरस ऑक्साइड यानी कि फेरस की, फेरस मतलब आयरन की, आयरन की रिएक्ट हमने किससे कराया है, वाटर के साथ में। आयरन यानी कि जंग लगने की जो प्रोसेस है ना, इसको वही समझाया जा रहा है। तो हमने आयरन को रिएक्ट कराया किसके साथ में, वाटर के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है ना। जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पे हमें क्या मिला, आयरन ऑक्साइड मिला, या हम कह सकते हैं यहाँ पे फेरस ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। आयरन का दूसरा नाम क्या होता है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है ना, याद रखना। आयरन तो हम लोग इसे नॉर्मल बोलते हैं, अन्यथा इसका जो नाम है वो फेरस होता है। ठीक है ना, क्या नाम होता है इसका, फेरस होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ से हमें क्या मिल गया, फेरस ऑक्साइड। जो फेरस ऑक्साइड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यानी कि Fe2O3 Fe3O4 जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, एक सेकंड रुकिए, जो आपको Fe3O4 देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है फेरस ऑक्साइड, इसी को आप लोग क्या कह देते हो, रस्टिंग कह देते हो। यही रस्ट होता है आपका। ठीक है ना, इसी को आप कोरोजन कह देते हो।
ठीक है ना, यही होता है आपका कोरोजन वगैरह जो आप लगा रहे हो, वो सब यही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, फेरस ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में, मैं इनके नाम मिटवा देता हूँ, थोड़ा बैलेंस करना है तो इसलिए हटा देते हैं इसको। तो अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं किसके, आयरन के जो मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं वो कितना मिल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 हैं, प्लस उसके साथ में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। टोटल मिलाकर हमारे पास में लेफ्ट साइड में 4 मॉलिक्यूल देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभिकारक में हमें फेरस 1 मिले, हाइड्रोजन 2 मिले और ऑक्सीजन हमारे पास कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है। इधर राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में यानी कि उत्पाद वाले केस में हमारे पास में जो आयरन है, आयरन के 3 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के हमारे पास में 4 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और हाइड्रोजन के हमें मिल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे देखने, तो हमारी इक्वेशन हमें पता लग रहा है कैसी इक्वेशन है हमारे पास में, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है हमारे पास, अनबैलेंस इक्वेशन हमें दे रखी है, असंतुलित समीकरण हमें यहाँ पे दे रखी है। अब हमें इसको करना है बैलेंस। हिट एंड ट्रायल क्या कहता है, पहले ये देखिए कि इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट, यानी कि जो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो, पहले उसको चुन लीजिए। तो हमारा फेरस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में ऑक्सीजन और उसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर आता है, ठीक है ना। तो हमें इस बात का पता रहना चाहिए कि सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा कौन सा है। तो हम जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले आप उसको बैलेंस करिएगा। अब देखिए फेरस इसमें सबसे बड़ा है, तो फेरस को हम बैलेंस सबसे पहले करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, आयरन कितने दे रखे हैं हमें, यहाँ पे आयरन दिए गए हैं हमें यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे पास आयरन कितना है, 1 आयरन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे 3, इसके आगे क्या लगा दोगे, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब देखिए आयरन बराबर हो गए, यानी कि यहाँ पर हमने क्या करा, इस आयरन के अंदर 3 से कर दी मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल गया, अब यहाँ पे 3 मिल गए। तो 3 इधर बराबर हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है हमारे पास में, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, अभिकारक के अंदर तो सिर्फ 1 है ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 4 ऑक्सीजन। तो यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ऑक्सीजन 4 चाहिए। इसका मतलब मैंने क्या करा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी ऑक्सीजन की किससे, 4 से, ठीक है ना। ऑक्सीजन के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दी, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ा मल्टीप्लाई 4 से, तो हमें कितने मिल गए, 4 ऑक्सीजन। मतलब अब मेरे ऑक्सीजन भी बराबर हो चुके हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं अपने हाइड्रोजन की। मैंने कहा ना कि नंबर वाइज रखना, ये इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे इसका एटॉमिक नंबर यानी कि इससे कम एटॉमिक नंबर, और सबसे कम एटॉमिक नंबर हमारा किसका मिल रहा है, हाइड्रोजन का मिल रहा है। तो उसके हिसाब से आप इसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद अब हमारे पास बच्चे हाइड्रोजन, यहाँ पर अब हमें हाइड्रोजन मिल रहे हैं 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं 8, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहे हैं कितने, 2 और यहाँ पे मिल रहे हैं हाइड्रोजन 8, 4 दूनी 8 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड में 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि हाइड्रोजन के केस में जो राइट साइड में हमें यहाँ पे मिल रहे थे उसको कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको, तो वो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, 3 फेरस 4 H2O Fe3O4 4 H2O। दिस इज आर फाइनल रिजल्ट। ये हमारे पास में क्या आ जाता है, हमारा फाइनल रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अगर कोई आपका डाउट आ रहा है अभी भी कि यहाँ पे कोई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि मुझे सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के इसे दे दूंगा। और देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मोड में हमारे यहाँ पे मिलेगा। अभी ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये पूरे हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम के लेक्चर की प्लेलिस्ट मैंने बिल्कुल अलग बना रखी है। तो इंग्लिश वाले बच्चे उस प्लेलिस्ट को देखें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देखें, क्योंकि देखिए बेटा हमारा काम है सबको पढ़ाना। तो सबको पढ़ाने के लिए इसलिए मैंने दोनों के लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में सेपरेट करके यहाँ पे वीडियो बनाई है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो चलता है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, हर चीज को हमने बड़े एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने जितने भी मित्रगण हैं उन सभी में शेयर कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इस और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से मिले और आप वीडियो को टाइम से देख पाएं, ठीक है। चलिए इसके बाद लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए सी यू अगेन, गुड बाय।